टूरिज्म मेल डोमिनेटिंग है, एग्रीकल्चर मेल डोमिनेटिंग है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ के करते हैं तो एक मेल ही इसको चला सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि औरत इस जगह पे नहीं रह सकती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के हमारे जो ऑडियंस है, जो किसान बिजनेस क्लिनिक के इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो क्यों आज का पॉडकास्ट सुने? आज का पॉडकास्ट सुनने से सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि एग्रो टूरिज्म क्या है बेसिकली और क्यों है और इसको कैसे चलाया जा सकता है। इसके साथ आपको मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा। मैंने अपने इन 3 साल की जर्नी में मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, अपनी गलतियों को कैसे सीखी, उसको उसको एक्सेप्ट की और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ मैं उसको सुधारने की कोशिश की। वैसे उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। और साथ में कि एग्रो टूरिज्म आप करते हैं तो इससे आपको कितना अर्निंग होगा, आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है। लोगों को लगता है कि बहुत ही लैविश स्टे होना चाहिए, टीवी होना चाहिए कमरे के अंदर। अगर आपको हम कमरे के अंदर एयर कंडीशन दे दिए, टीवी दे दिए और आपके बच्चे बैठकर टीवी में डोरेमोन और पोकेमोन देखने लगे, तो फिर ये कहाँ से अंतर हुआ एग्रो टूरिज्म और रिसोर्ट में। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, फैंसी चीज़ों से बचिए और बहुत जो आपके पास है साधारण से सिंपल सी चीज़ें रखिए और उसी से यकीन मानिए आपको ऐसा ग्रोथ मिलेगा जिसको आप संभाल नहीं पाए। देखिए, विज़न मेरा बस एक ही है कि मैं अकेले इस चीज़ का आनंद नहीं उठाऊँ। मैं शहर के सारे लोगों को, मुंबई से, पुणे से जितने भी लोग हैं, वो लोग हमारे खेत में आएँ, हमारी जगह पे आएँ और वो अपनी धरती माँ से, अपने रूट से कनेक्ट करें। आजकल का जीवन इतनी व्यस्ततापूर्ण है, लोग इतना ऑफिस में बैठ के 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कमर दुख रहा है, स्क्रीन में बैठे हैं, सर दुख रहा है, आँखें दुख रही हैं। तो इन सब चीज़ों को रिलैक्स देने के लिए हमने इसकी हमने शुरुआत की थी। तो बच्चों के लिए जो होता है कि आप बच्चों ने पढ़ा है कि हाँ, ये जो आलू ज़मीन के नीचे उगता है, भिंडी ज़मीन के ऊपर उगता है, लेकिन आप जब उनसे पूछेंगे कि ये भिंडी का पेड़ है या आलू का पेड़ है, पहचानो इनमें से कौन सा क्या है, तो उनको पता भी नहीं होता है। उनसे अगर आप पूछेंगे चावल कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, उनका एक सिंपल सा आंसर होता है पेड़ से आता है। यही नहीं पता है कि चावल की फसल कैसी होती है, गेहूं की फसल कैसी होती है, दूध कहाँ से निकलता है, फल कहाँ से होते हैं। एक बेसिक आम का पेड़ भी लोगों को पता नहीं होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हम लोग समर कैंप और विंटर कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हम बहुत ही लिमिटेड बच्चे रखते हैं, 15 से 20 बच्चे रखते हैं और पूरे इंस्ट्रक्टर्स के साथ मैं खुद भी रहती हूँ, मेरी पूरी फैमिली रहती है और कुछ और स्टाफ के साथ इसको हम बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं पिछले 3 साल से। तो जब समर कैंप के बच्चे आते हैं तो हमने बैगन रखा हुआ था अपने पेड़ में, जिनको हमने रखा था सीड्स के लिए। तो वो बैगन पीला हो गया था। एक बच्चा आया और बोला, मैम सी मैंगो। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, बच्चों को मैंगो के पेड़ में और बैगन के पेड़ में भी अंतर करना नहीं आ रहा है। फिर हम फार्म टूर करा रहे थे, तो जब हमने बच्चों को दिखाया कि एक हमने अमरूद का पेड़ दिखाया, तो मैंने पूछा कि चलो गेस करो ये कौन सा पेड़ है। तो चूंकि अमरूद छोटे छोटे थे, तो एक ने बोला ग्रीन एप्पल, एक ने बोला आंवला, एक ने बोला मैंगो, एक तो बोलता है ग्रीन टमाटो। तो सोचिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए हम, जैसा मैं पहले भी बताई, कि हम शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच एक हम पुल का काम करते हैं, जिसपे आप आकर हमारे बीच कनेक्ट कीजिए, आप हमारे साथ फार्मिंग कीजिए। आप लोगों को कहते हैं हमारे बच्चों को जानवरों से बहुत डर लगता है, अब उनको आप कुत्ते के पास मत लेके जाइए, बिल्ली के पास मत लेके जाइए, गाय के पास मत लेके जाइए। अरे आप एम्पैथी कैसे आपके बच्चे सीखेंगे? कुत्ते ऐसे नहीं है या फिर गाय ऐसी नहीं कि मारने के लिए ही बैठी हुई है। आप उनको एक जेंटल टच दें, उनके साथ आप बात करें, उनको खाना खिलाएं, बदले में उनको भी प्यार मिलेगा उनसे। तो ये सब चीजें सिखाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और आपको बताती हूँ, जब हम समर कैंप कराते हैं तो हम बच्चों को विलेज टूर कराते हैं। हम विलेज लाइफ कैसा होता है एग्जैक्टली हम दिखाते हैं उनको। तो हम तबेले लेकर गए थे, जहाँ पर उनको हमने दिखाया कि दूध कैसे निकलता है। तो तबेला देख के तो पहले बच्चों ने बहुत नाक मुंह सिकोड़ा। फिर उसमें से एक बच्चा बोलता है, मैम अब ये दूध क्या प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा?
तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क उनको लगता है अनप्योर है, जो कि और जो पता नहीं क्या क्या केमिकल दे के क्या क्या करके पैकेट में जो दूध आता है उनको लगता है वो प्योर है। तो इन सब चीज़ों को हटाना है हमें, बच्चों के इन सब चीज़ों को हटाना है। हम जब चावल की खेती करते हैं तो एक हम रखते हैं पैडी फेस्टिवल, जिसमें कि बच्चे आकर अपने पेरेंट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ आके हमारे साथ चावल लगाते हैं। तो बच्चों ने शहरी जीवन में कीचड़ के अंदर पैर रखना जानते ही नहीं है। बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी कहेंगे शहर में बेटा कीचड़ में मत उतरो, गंदगी है। ऑब्वियसली शहर में तो गंदगी है ही, पर हमारे यहाँ खेत में प्योर मिट्टी और पानी है और गाय का गोबर है, और इसमें आप अगर उतरते हैं तो बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो पहले तो बच्चों को बहुत लगता है नहीं नहीं हम कीचड़ में नहीं उतरेंगे, हम नहीं जाएंगे, पर एक बार जब वो उतरते हैं, जाते हैं और हमारे साथ चावल की खेती जब लगाने लगते हैं, जिसको कि राइस रिट्रांसप्लांटेशन, मराठी में भात लावनी और हिंदी में और चावल की खेती जैसा हम कहते हैं, जब वो करने लगते हैं तो उनको इतना मजा आता है कि फिर उस कीचड़ से बाहर निकालना उनको मुश्किल है। तो ये सब चीजों को देने के लिए, आज अपने कमिंग जनरेशन को देने के लिए फार्मर्स का क्या स्ट्रगल है, फार्मर्स कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और फार्मर्स का डॉक्टर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है बच्चों के नज़र में, इंजीनियर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर फार्मर्स का रिस्पेक्ट कहाँ गया? तो फार्मर्स के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना, इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए दिस इज़ माय विजन कि आज के कुछ साल बाद, 20 साल, 15 साल बाद, 10 साल बाद लोगों को लगे कि नहीं, खेती, एग्रो टूरिज्म इज अ प्लेस जहाँ पर आप जाकर एक्चुअली आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, धरती माँ से जुड़ने का आपको मौका मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अमृता भारती, मैं एक किसान हूँ और हरियाली फार्म्स की ओनर हूँ। तो हमारा फार्म पुणे से करीबन 55 किलोमीटर दूर कामशेत में बसा हुआ है, और हम इंद्रायणी नदी के बगल में हैं और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्टिफाइड रजिस्टर्ड एग्रो टूरिज्म से सेंटर है, और हमारा मेन मकसद हमारा खेती है, और साथ ही हम एक पुल बनाने का काम करते हैं। जैसे ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच में हम एक पुल बनाने का काम करते हैं, जहाँ पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी आके आनंद उठा सकें खेती का, नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज का, इन सब चीज़ों का वो आनंद उठा सकें। तो हमें इस फार्म को शुरू करके 3 साल हुए हैं। हमने 21 मई 2021 में हमने लैंड लिया और हमने इस फार्म की शुरुआत की। तो अचीवमेंट्स अगर आप देखें तो 2 तरह के अचीवमेंट्स हैं। एक मेरा खुद का पर्सनल अचीवमेंट जिसको मुझे बहुत गर्व होता है कि यस मैंने ये चीज़ कर दिखाया, और एक अचीवमेंट होता है जो हम बाहर के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला अचीवमेंट मेरा मैं ये बताऊंगी, लास्ट ईयर दिसंबर में मैं डीडी किसान में एज अ कृषि स्टार्टअप ऑफ इंडिया करके मुझे फीचर किया गया था, मेरा इंटरव्यू लिया गया था। वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा इनोवेटिव फार्म का हमें सर्टिफिकेट मिला था। साथ ही 1 साल पूरा करते ही हमें ग्रीन इंडिया से हमें बेस्ट एग्रो टूरिज्म का भी हमें अवार्ड मिला था। तो ये तो हुई है वो अचीवमेंट जिसको हम लोग दुनिया के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और एक अचीवमेंट है जो कि मेरा पर्सनल अचीवमेंट है, जो कि मुझे कर बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमने बहुत ही छोटे से सेटअप किया था, बहुत ही छोटा सा सेटअप करके हमने स्टार्ट किया था, और तब हमें आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कितना सही होगा, कितने अच्छे से हो पाएगा। बट 3-4 महीने के अंदर ही हमारे फुटफॉल इतने अच्छे थे और लोगों को इतना पसंद आया कि उनके रिक्वेस्ट पे हमने नाइट स्टे भी स्टार्ट कर दिया, और आज के डेट पे हमारे पास करीबन 35 से 40 लोगों का स्टे का सुविधा है हमारा। और अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड लेते हैं अचीवमेंट मेरा, क्योंकि एग्रो टूरिज्म फार्मिंग से ही होता है, तो अगर आप फार्मिंग से अगर आप लेते हैं तो हमारा मेन जो फार्मिंग का सीजन होता है वो हमारा मानसून होता है। तो हमारा 2 एकड़ का फार्म है, जिसमें कि 1/2 एकड़ हमने टूरिज्म के लिए रखा हुआ है और आने जाने का रास्ता वगैरह आप समझ लीजिए, और 1.5 एकड़ हमने फार्मिंग के लिए रखा हुआ है। पिछले साल मानसून में जो हमने चावल की खेती की थी, वो 1.5 एकड़ से हमने 1000 केजी इंद्रायणी ऑर्गेनिक राइस हमने यहाँ से हार्वेस्ट किया था। तो वो मेरा खुद का एक
पर्सनल बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसकी मैं उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैं एक नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ। मुझे फार्मिंग की कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, पर नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद मैं ये चीज़ कर पाई अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस में, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी मैम। वैसे मैम थोड़ा-सा अगर ये कहा जाए, वैसे मैम महाराष्ट्र को देखते हुए आप तो महाराष्ट्र से है नहीं, है ना मैम? तो फिर एक जी। नॉन महाराष्ट्रियन पर्सन को बाहर से आके महाराष्ट्र के अंदर एक लैंड खरीदने के बाद उसमें एक वुमेन होके एक एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट था मैम आपके लिए? ये चैलेंजेस से भरपूर था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि ये सोच ही अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक था कि मैं यहाँ पर ज़मीन लेकर लैंड खरीद के मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। पर चूँकि मेरे अंदर गार्डनिंग का, फार्मिंग का बहुत ज़्यादा जुनून था, और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे छोटे से 100 स्क्वायर फीट के बालकनी से, जहाँ पे मुझे बेस्ट बालकनी का अवार्ड मिला था। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरे सपनों के लिए ये 100 स्क्वायर फीट की बालकनी काफ़ी छोटी पड़ रही है, और उसको एक नया रूप देने के लिए मुझे लगा अब कुछ नया और कुछ जुनूनी करना चाहिए। और फैमिली के सपोर्ट के साथ मुझे लगा कि हाँ, एक फार्म खोलकर वहाँ पे खेती करना बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। तो हमने फार्म खोला, और उसके बाद हमें लगा कि चलो फार्म खोल रहे हैं, फार्म खेती के लिए ज़मीन लिए हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम उनको भी इसको एंजॉय करने का मौका दें जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, जिनके पास फार्मिंग नहीं है। तो उसी वक्त हमने सोचा कि चलो फार्मिंग तो है ही, साथ में हम एग्रो टूरिज्म भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आके बसना, क्योंकि चूंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, हमारा मतलब बहुत ही छोटी फैमिली है, तो किसी एक को इस चीज़ को पूरी तरह से लीड लेना था। तो मैं यहाँ पर आकर अपने फार्म में रहने लगी, और ये मेरा पर्सनल चॉइस है बेसिकली कि मुझे नेचर के साथ रह के इसको सामने अपने आंखों के सामने इसको बड़ा करना था। यहाँ आके रहने लगी, और उसी बीच लोगों को लगा कि ये कौन यहाँ से बाहर से आ गई, और वो भी नॉन महाराष्ट्रियन, इसको तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे। तो ऐसा लोगों का सोच था। और उसके बाद उन्हें लगा कि अगर हम थोड़ा परेशान करेंगे या अगर थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे तो शायद ये चली जाएंगी, लेकिन मेरा निश्चय बहुत दृढ़ था, और मैंने ये सोच के चली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। तो एक बहुत ही छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मेरा कंस्ट्रक्शन चालू था और जब मैं रोज़ यहाँ पर आती थी और रात को जब मैं जा रही हूँ, तो एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था ये कहने के लिए कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम तुमको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। बट मेरे दृढ़ निश्चय के साथ इन सब चीज़ों से अब आज मैं बाहर निकल चुकी हूँ, और बहुत ही सक्सेसफुली आज मैं यहाँ पे सेट कर चुकी हूँ। और साथ ही लोगों ने भी अब अपना लिया है, मतलब उम्मीद तो करती हूँ कि अपना लिया है, बहुत हद तक अपना लिया है, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नॉन महाराष्ट्रन होने की वजह से हमेशा ही रहता है। पर वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अगर आप अपने पैशन के सामने अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, उन प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। मेरे नदी पर एक सांप किसी फिशिंग नेट में फंस गया था। गांव के लोग यहाँ पे फिशिंग करने आते हैं, और वो फिशिंग का नेट फट गया, तो वो वहीं पे छोड़ के चले गए, और एक सांप का बच्चा उसमें फंस गया। जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि अगर मैं नहीं देखी होती तो मैं छोड़ सकती थी, मैं देख के एक जीव को मैं मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। 3 घंटे का वो समय था जब मैं उस सांप को उस फिशिंग नेट से मैंने इतनी बारीकी से काट के उसके एक-एक बॉडी से उसको निकाला, और उसको मैंने फ्री की, और बाद में पता चला कि वो काफ़ी पॉइज़नस स्नेक भी था। तो इन डर के आगे जीत है, डर पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये था, उसके बाद जैसा एक फ्लड का मैंने आपको बताया था कि कभी-कभार पानी आ जाता है, थोड़ा-सा पानी भर जाता है, क्योंकि हम बहुत नदी के बाजू में हैं, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल, सिटी में भी पानी आ जाता है। तो एक बार मैं पानी में जी। चल रही थी, तो मेरे साथ स्नेक भी चल रहे हैं, बिच्छू भी दिख रहे हैं, कंगोजर भी दिख रहे हैं, तो वो इंसान जिस कॉकरोच को देख के कूद जाती थी, आज वो मैंने स्नेक को सिर्फ़ हाथ में ग्लव्स पहनकर उसको पकड़ के मैं साइड में कर आई हूँ। और इतना ही नहीं, डर पे ही काबू नहीं पाई हूँ। इन सब जानवरों के प्रति मेरी एक इमोशनल एक अटैचमेंट और एक सिंपैथी भी आ गई है कि कोई भी जीव खराब नहीं है। हर एक जीव को जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे अधिकार है। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ इन सब के बीच रहकर। जी मैम।
सच में एक वो शहर की लड़की से गाँव की लड़की बन के वहाँ पे इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना द वे इट इज़, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है मैम, पर्सनल लेवल पे। आपके हिसाब से एग्रो टूरिज़्म के इंडस्ट्री में नया ट्रेंड या अपॉर्च्युनिटीज़ आपको क्या दिख रही है एज़ अ एग्रो टूरिज़्म बिज़नेस ओनर मैम? देखिए नए ट्रेंड का अगर आप करते हैं तो एग्रो टूरिज्म से जो भी है मतलब कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आप काम कर सकते हैं। आपको उस चीज़ को डेवलप करना होगा। साथ में अगर आप चाहते हैं, अगर आप और ग्रो करना चाहते हैं तो आप इको टूरिज्म भी कर सकते हैं साथ में। जैसे कि आपने इको टूरिज्म का भी कर लिया तो दोनों को आपने साथ में कंबाइन करके कर लिया। और अगर आपके पास मौका मिलता है तो आप उसमें और काम कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म हम दोनों को कंबाइन करते हैं क्योंकि हम एनवायरनमेंट के भी बहुत नज़दीक रहते हैं। तो हम दोनों में हम आते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ है और आगे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप देखें तो लोगों के बीच में जागरूकता जाग रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग कुछ एक बदलाव लाना चाह रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ़ में। रिसॉर्ट से इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसका एक स्कोप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी आगे बढ़ने की इसकी उम्मीद है। आपको क्या लगता है मैम, शुरुआती दौर से लेके अब तक जो आपने एग्रो टूरिज़्म फार्म पिछले 3 साल से चला रही हो, आपको क्या लगता है जी। कि उसमें कौन-सी चीज़ें अगर किस्मत का चाबी अगर आपको मिल जाए और वापस से एक और शुरुआत करने दी जाए, है ना? वापस से 3 साल हुँ, पीछे, तो कौन-कौन सी चीज़ हुँ, को आप करेक्ट करना चाहेंगी अपने खुद के एग्रो टूरिज़्म प्रोजेक्ट में? ओके। देखिए मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना किया है कुछ एक्सपर्ट्स का सलाह सलाह लेकर हमने स्टार्ट किया है। तो ऐसी तो कोई ब्लंडर हमने वैसा किया नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है एक चीज़ अगर मुझे वापस से मौका मिले तो मैं इस चीज़ को बदलना चाहूँगी। सॉइल आपका कैसा है ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारी हमारी जो सारा बिज़नेस है हमारा खेती से ही रिलेटेड है। तो सॉइल कैसा है, लोकेशन कैसा है, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। तो लोकेशन हमारा डेफ़िनेटली बहुत ही खूबसूरत है, पर सॉइल के साथ कुछ चैलेंजेज़ हैं। ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल वैसे तो खेती के लिए दी बेस्ट होता है, पर इसके कुछ अलग इसके साथ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर हमारे सॉइल में क्रैब्स बहुत ज़्यादा हैं, केकड़े बहुत ज़्यादा हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल है नदी के पास होने से। तो केकड़ों की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है हमारी उपज को, हमारी फसल को। तो खासकर नहीं मानसून में ही हमें नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है हमें थोड़ा अब मैं अगर मुझे वापस से मौका मिला तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखूँगी। और साथ ही आपके पास जो बजट है, आप जिस बजट से कर रहे हैं, उसको आप बहुत ही हिसाब से इवनली आपको वो चीज़ करना चाहिए कि हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, बहुत ही सोच समझ के मैं थोड़ा करूँगी। ओके, अच्छे से प्लान जो नहीं हुआ था मैम, उसमें क्या दिक्कत आई? थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए मैम। जी, जी। प्लान देखिए बेसिकली हमने जब ज़मीन ली तो हमने इसको टूरिज़्म के हिसाब से हमने नहीं लिया था, मैंने खेती के हिसाब से लिया था। तो खेती के हिसाब से मैंने ज़मीन ली और ज़ाहिर-सी बात है इतना कैश तो किसी के पास होता नहीं है, तो आपको लोन तो लेना ही पड़ता है। तो हमने खेती के हिसाब से हमने ज़मीन ली और जब हमने टूरिज़्म डेवलप करने का स्टार्ट किया, सोचा हमने जब टूरिज़्म के हम करेंगे, तो उस वक़्त हमारे पास लिमिटेड फंड्स थे और हमें इस चीज़ को शुरू करना था, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें डालना पड़ा शुरुआत के दिनों में, जो कि अगर अब मुझे मौका मिले, तो मैं अगर मुझे पता है कि मुझे ज़मीन भी खरीदना है, मुझे डेवलप भी करना है, तो उस हिसाब से मैं अपने पैसे को डिवाइड करके उसको इस हिसाब से मैं खर्च करूँगी। तो एक समय हुआ कि मेरा ज़मीन में काफ़ी पैसा चला गया और उसके बाद डेवलप करने के लिए छोटा-सा डेवलप किया मैंने। एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा-थोड़ा पार्ट बाय पार्ट आप डेवलप करते हैं फ़ाइनेंस की वजह से। तो पार्ट बाय पार्ट डेवलप करने की वजह से मेरा थोड़ा खर्चा उसमें ज़्यादा हो गया। ओके, तो मैम आपने बताया था कि ये पार्ट बाय पार्ट डेवलप करेंगे, तो क्या-क्या पार्ट है थोड़ा-सा बताइए ना मैम? हाँ, तो पहले हम लोगों ने जैसे कि देखिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं किया है, हमने बहुत ही सिंपल सा सेटअप किया हुआ है। तो बेसिकली पहले तो था कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसा घर बनाऊँगी, वैसा घर बनाऊँगी, पर फिर वो सब चीज़ें लगा कि बजट में नहीं फिट होगा, तो हमने कंटेनर लिया है। और कंटेनर चूँकि लगा कि काफ़ी सस्ता सुविस्ता हो सकता है, तो हमने कंटेनर लिया है। हमने 40 फीट के कंटेनर को उसमें हमने 4 कमरे बनाए हैं, जिसमें कि 1 कमरा हमने किचन के लिए रखा है और 4 अभी हम गेस्ट के लिए दे रहे हैं, 3 हम गेस्ट के लिए दे रहे हैं। तो उसमें पहले शुरुआती दिनों में हम खुद इन कमरों में रहते थे।
और उसके बाद फिर चूँकि हमें जब जब डे टूर हमें होस्ट करना है, तो एक हम बारिश का मौसम है, तो आपको शेड चाहिए, आपको प्रॉपर फ्लोरिंग चाहिए। तो ब्लैक वाटर सॉइल होने की वजह से हमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसको मजबूत, क्योंकि ब्लैक वाटर सॉइल अब जितना जाएगा, जितना आप वजन देंगे वो उतना नीचे चला जाएगा। तो हमारे नीचे पत्थर नहीं है, तो उस बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें काफ़ी खर्च करना पड़ा। तो ये सब थोड़ी चैलेंजेस थी हमारे साथ, बट अभी ठीक है, अभी काफ़ी सेटल हो गए हैं। अभी उन सब चीज़ों से हम बाहर निकल चुके हैं, उभर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अभी ये कोई प्रॉब्लम है। राइट मैम। तो मैम, अगर एक तरफ से कहा जाए, ये जो विजन आपका है ये अवेयरनेस से आएगी, है ना हाँ मैम? जी, लोगों की बिल्कुल। तरफ जागरूकता बढ़ने से, और जी, जागरूकता के लिए लोगों तक पहुंचना जरूरी है ना मैम? जी। तो आपको क्या लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सी 3-4 या 4-5 चीजें होनी चाहिए जो आपके इस विजन को 10 टाइम्स मतलब वो फास्टर अचीव करने में मदद करेगी? जी मैम। देखिए, सबसे पहले जो होता है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है? आप वर्ड ऑफ माउथ से बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है जो कि सबसे फास्ट अगर कुछ काम करता है तो वो है वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बड़ा पब्लिसिटी कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहूँगी आप लोगों को बुलाइए, उनको अपना 100% दीजिए, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए, वो आगे जाके 10 लोगों को और बताएँगे और 10 लोग और आपके पास आएँगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, आजकल के सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया में कनेक्ट कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब चीज़ों में कनेक्ट कीजिए, लोगों को बताइए, तो जिससे आपको होगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं करती हूँ, कुछ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स सारे आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम अपने वीडियोज़ दिखाते हैं, हम अपने बैनर लगाते हैं और लोगों को हम कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो इससे लोग आने की, मतलब उनमें एक जागरूकता जागती है कि अरे ये क्या चीज़ है, लेट्स गो एंड सी, जाकर हम देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपके पास लोगों का आना बढ़ेगा डेफिनेटली, और आपका बिज़नेस काफ़ी सक्सेसफुली जाएगा। राइट मैम। तो जब मैं बिगिनर्स के लिए इसलिए स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तक भी मुझे पहुँचना है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी हैं जो रियली ये सब जानना, सीखना, समझना चाहते हैं, उन लोगों से जो तजुर्बेकार हो और एटलीस्ट उनसे 10 कदम भी हो, एटलीस्ट आगे हो, वो तो जीरो में है अभी, है ना जी, मैम? तो अगर एक तरफ से कहा जाए मैम, जब आपने लैंड खरीदी थी, ठीक है मैम, तो वहाँ पे सेटअप के रिगार्डिंग आपको सेटअप के रिगार्डिंग एक ब्लूप्रिंट अगर बोला जाए, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि सेटअप किस तरीके से अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर में बिठाया जाए एज अ ब्लूप्रिंट? देखिए, एग्रो टूरिज्म यानी एग्रीकल्चर टूरिज्म, यानी कि आपको एग्रीकल्चर फार्मिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपका बैरर लैंड है, जैसे मैंने जब ज़मीन खरीदा था, तो मैं आई थिंक मैंने पहले भी इस बात को आपको बताया कि बहुत फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिसॉर्ट नहीं है, ये एग्रो टूरिज्म है। लोग मिट्टी में चलेंगे, कीचड़ में चलेंगे, नदी में जाएँगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए मेंटली, और लोगों को भी तैयार रखिए कि इन सब चीज़ों को उनको आके एक्सपीरियंस करना है। आपको रिसॉर्ट नहीं बना रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप अपने खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और एक बहुत छोटा-सा सेटअप रखिए, बहुत साफ-सुथरा, कंफर्टेबल आप सेटअप रखिए। जैसे कि आप कह सकते हैं 80-20 का रेशियो होना चाहिए। 80% आपका फार्मिंग है, तो 20% आपका होस्टिंग के लिए जगह है। इन सब चीज़ों पे रखिए, पर सिर्फ उसी से नहीं होगा अट्रैक्शन। ये नहीं कि अब एग्रो टूरिज्म है तो आप सिर्फ खेती ही करा रहे हैं। आपको अलग-अलग तरह के अट्रैक्शंस रखने होंगे, जैसे कि कुछ जानवर रखिए, गाय रखिए, बकरी रखिए, खरगोश रखिए, बतख रखिए, मुर्गी रखिए। इन सब चीज़ों से भी अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो मैं कहूँगी उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, और साथ में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये नहीं कि एग्रो टूरिज्म है तब सारा दिन आप लोगों को खेती ही करा रहे हैं। कुछ घंटे बहुत अच्छा लगता है, पर इसके अलावा आपको बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन पे, एंटरटेनमेंट पे, इन सब चीज़, खाना पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के आप अपना सेटअप तैयार करिए, और डेफिनिटली ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोगों ने एक चीज़ और यहाँ पे किया है, हमने गन्ने की खेती की है। छोटा-सा एक एरिया है, बहुत बड़ा गन्ना हमने नहीं, बहुत बड़ा एरिया हमने नहीं डेडिकेट किया है। छोटा-सा एरिया हमने डेडिकेट किया है जहाँ पे हम गन्ने की खेती करते हैं, और हमने गन्ने का मशीन भी खरीद लिया है। अब सोचिए, जी। गेस्ट जाकर हमारे साथ गन्ना तोड़ते हैं, उसके बाद लाकर उसको मशीन में डालते हैं, उसका रस निकालते हैं और वो खुद पीते हैं और अपने फैमिली को भी देते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कितना एडवेंचरस है, कितना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है।
कि आप जाके तोड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, कितना अच्छा ये सुनने में लगता है कि आप एकदम, आपको इस बात से आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिल रहा है। कोई मिलावट नहीं, बर्फ नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्योर, एकदम साफ-सुथरा आपको मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी छोटी है और इस वक्त आपको अपने जैसे लोग चाहिए होंगे और ऐसे लोग आपको कहाँ से और कैसे ढूंढ के मिलेंगे और इसीलिए आपको इस वीडियो प्लेटफॉर्म को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उसके इंजन को आपको इस तरीके से ट्रेन करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाला बेल तो ज़रूर उसको दबाइएगा सो दैट जब भी पहला वीडियो आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को जाए। जी, ज़रूर। मेरे एक क्लाइंट को मैंने रिकमेंड क्या किया था, उनके मुर्गी का फार्म था और वहाँ पे एग्रो टूरिज्म करना चाहते थे। मैंने बोला हर एक जो मुर्गी के गले पे एक पट्टा विद घुंघरू आप डाल दीजिए, तो जब भी वो चलेगा घुंघरू की आवाज़ आती है और बच्चों को वो बहुत पसंद होता है, मतलब अटेंशन ग्रैबिंग होता है, कोई ठन 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 करके दौड़ के गया, कोई उड़ के हाँ, गया, तो गले यस, में यस। पट्टे में घुंघरू एक-एक बेल ही सही हाँ, एटलीस्ट हाँ। देना चाहिए, तो उससे क्या यस, यस। बहुत बच्चों को अट्रैक्ट। ओके। तो मैम काफ़ी वक्त ऐसा नहीं लगता बीइंग एज अ बिजनेस ओनर मे बी शायद से एक होता है ना मैम कि सिस्टम के अंदर रह के हम लोग सिस्टम के अंदर इतने बन जाते हैं, वो सर्प दृष्टि हमारी बन जाती है, जबकि गरुड़ दृष्टि में अगर हम लोग देखें, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैम कि मैं कहाँ से देख पा रहा हूँ चीज़ों को, है ना मैम। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट में है ना मैम, अभी मतलब ऑफ सीजन चल रहा है, अभी गणपति अभी जी का अभी ये जी, फेस्टिवल बिल्कुल। आ रहा है ना मैम। तो क्या ऐसा एग्रो टूरिज्म ओनर्स के लिए क्या पॉसिबल है कि दूसरे स्टेट से भी लोगों को लेके आना, मे बी जहाँ पे अभी गणपति जी का त्यौहार नहीं चल रहा है लेकिन उनको हॉलीडेज मिली है और वो आउट ऑफ द सिटी या स्टेट जाके दूसरे स्टेट से आपके इस महाराष्ट्र स्टेट में आना चाहे, ऐसा कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे कि गणपति की छुट्टी यहाँ पर लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गणपति का है। पर वहीं अगर आप देखिएगा गुजरात में, तो नवरात्रि में वहाँ पे छुट्टी ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर भी नवरात्रि या फिर काली पूजा के टाइम पर छुट्टी ज़्यादा होती है। तो दूसरे स्टेट से लाना तो बहुत बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप प्रमोशन डाल सकते हैं, आप उस स्टेट पे आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, पर छुट्टियाँ मैच होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जब हमारे पास छुट्टी है, तो उस स्टेट के लोगों के पास भी उस वक़्त छुट्टी है। तो स्टेट वाइज़ हॉलिडे डिफ़र तो करता है मेरे हिसाब से। राइट मैम। तो अगर एक तरफ से एक बिजनेस ओनर का एक कैलेंडर अगर कहा जाए, एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर का कैलेंडर, वो कैसा अप्स एंड डाउन्स होता है? जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक थोड़ा सा आइडिया दीजिए तो मैम, कैसा होता है आप लोगों का कैलेंडर? देखिए, हमारा कैसा है, हम खासकर हरियाली फार्म्स कैसे काम करती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। मुझे देखिए सबके बारे में नहीं पता है, बट मैं अपना बताऊँगी। जी। वी आर वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड। हम अपने यहाँ सिर्फ फैमिली को लेते हैं, हम अनमैरिड कपल्स नहीं लेते हैं, हम बैचलर्स नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है, बट बीइंग अ विमेन आई लुक फॉर द सेफ्टी। और हमारे यहाँ जैसे हम ड्रिंक्स वगैरह का हम एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि बैचलर्स आते हैं तो बहुत बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कि अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट एज़ अ मैंने सेफ्टी मैं लेके चलती हूँ कि जो कि शायद मैं सँभाल ना पाऊँ। और जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उस चीज़ को सँभालना थोड़ा आसान हो जाता है, करेक्ट? तो इस जी। चीज़ पे हम लोग ध्यान रखते हैं। रखिए, इंस्टाग्राम पे अपने आप को एक्टिव रखिए, और ये मुझे लगता है इतना काफ़ी होता है लोगों को बताने के लिए। ओके। वैसे मैम अगर प्राइसिंग पॉइंट की बात की जाए, आप लोग का पैकेज किस तरीके से है? थोड़ा-सा अगर बताएँगे मैम? जी। देखिए, पैकेज जो हमने ना बहुत ही साधारण सा हमने पैकेज रखा हुआ है। हमने बहुत ऐसा हाई-फाई पैकेज नहीं रखा हुआ है, और हमारे पैकेज में सिर्फ़ आप स्टे के लिए, देखिए हमने 2 तरह का पैकेज रखा है। एक नाइट स्टे है, एक डे टूर है। अगर आपको नाइट स्टे आपको लगता है कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप डे टूर पे आइए। तो डे टूर पे आप आइए, सारा कुछ एक्टिविटीज़ एन्जॉय करिए, और शाम को इवनिंग स्नैक्स हाई टी करके आप चले जाइए। और जिनको थोड़ा-सा जो रिलैक्स टाइम चाहते हैं और जो थोड़ा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हमने बोले नाइट स्टे का पैकेज रखा है। तो पैकेज इज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग,
जैसे कि आप ऐसा नहीं है कि आपको हर एक्टिविटीज़ के लिए अलग-अलग पे करना होगा या खाना के लिए आपको अलग पे करना होगा, ऐसा नहीं है। हमने पैकेज में लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड ऑल द एक्टिविटीज़ हमने ये सब कुछ उसमें प्लान करके रखा हुआ है और बहुत ही बेयर मिनिमम हम लेते हैं। हमने अपने कॉस्टिंग को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है। एक तो ये कि हम इससे ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकें, बहुत ज़्यादा अगर हम अपनी पैकेज को बढ़ाते हैं तो हम हो सकता है हम कुछ लोगों के बजट में नहीं फिट हों, इसलिए हमने बहुत ही एवरेज रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और आप जब एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, तब आपको ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करना है। हम हर एक चीज़ की ध्यान हम रखते हैं कि वंस यू हैव रीच्ड हियर, एक बार आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रिवर क्रॉसिंग कितने बजे करनी है, आपको लंच कितने बजे करना है, इवनिंग स्नैक्स कितने बजे करना है, समर विंटर है तो आपको ट्रैकिंग पे कितने बजे जाना है। इन सब चीज़ों को हम आपके लिए डिसाइड करते हैं ताकि आप एक दिमाग आपको दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम शांति से, एकदम खुले दिमाग से आप हर एक चीज़ का आनंद और लुत्फ़ उठा सकें। जी मैम, तो प्राइस पॉइंट क्या रखा मैम आप लोगों ने इसके लिए? तो डे टूर के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है फॉर अडल्ट 900 रुपीज़ पर पर्सन और बच्चों के लिए हमने रखा हुआ, बच्चों का एज लिमिट होता है 5 इयर्स टू 10 इयर्स के बच्चों का हम 700 रुपीज़ लेते हैं और ये हो गया डे टूर का। और नाइट स्टे का पैकेज हमारा है 2200 रुपीज़ पर पर्सन अडल्ट और बच्चों का अगेन 5 इयर्स टू 10 इयर्स के बच्चों का हम 15 लेते हैं। मेरे फार्म की सबसे बड़ी यूएसपी है मेरा लोकेशन। हम नदी के बिल्कुल बगल में हैं। आप गेट से बाहर निकलिए और 4 कदम पे नदी है। ये हमारा यूएसपी है और जिसमें नदी तो है ही और हम चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए हैं। तो जिसमें कि हम आपको एक डैम बना हुआ है हमारे नदी से 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे डैम बना हुआ है जो कि विंटर में और समर में वो डैम को क्लोज कर दिया जाता है, तो नदी एकदम लबालब भरी रहती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखता है। तो हम वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम कर पाते हैं और हम वो डैम से पानी ओवरफ्लो होके गिरता है जो कि आपको एक अगेन वाटरफॉल का आपको इफेक्ट देता है। तो समर में आकर आप पानी का अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो रिवर क्रॉसिंग वगैरह कर आप रिवर का आनंद उठा सकते हैं, वो है। इसके अलावा फिर हम पहाड़ों के आसपास है तो हम ट्रैकिंग रखते हैं, ट्रैकिंग का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा एक और यूएसपी मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ समथिंग बहुत ही अलग है। मैं ओनर हूँ और मैं अपने फार्म पे 365 डेज रहती हूँ। तो आपको ओनर के होने से, जब आप एक ओनर रहता है और एक केयर टेकर होता है तो दोनों में ना काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जब एक ओनर कि दिस इज़ माय बेबी, जिस तरह से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है वैसे आप नैनी नहीं देख सकती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। जिस तरह से मैं देखती हूँ, मैं अपने गेस्ट को होस्ट करती हूँ, जितना पैशनेट होके मैं उनको खिलाती हूँ, जितने प्यार से मैं उनको खिलाती हूँ, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है मेरे काम का और एक पर्सनल कनेक्ट बनता है लोगों के साथ, मेरा पर्सनल कनेक्ट बनता है। इसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ से फिर हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अरे आप जाइए वहाँ पे अमृता मैम सामने से आपको होस्ट करेंगी, गेट पर जाकर हम हाथ जोड़ के हम उनको वेलकम करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे काम पर। राइट मैम, एक ऐसा सिचुएशन के बारे में आप अपना बताइए जहाँ पे आप मार्केटिंग करने गए थे लेकिन वो चीज़ उस तरीके से नहीं प्ले हुई जिस तरीके से आप उसको चाहते थे। उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा बताइए मैम। बेसिकली कैसा हुआ, मैं समर कैंप के लिए मैं गई थी कुछ स्कूलों में जहाँ पर कि उनका कुछ कॉम्पिटिशन्स थे वहाँ पर। तो मैं एक्चुअली मुंबई गई थी, तो कि मुझे लगा कि मुंबई से बच्चे बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पे इंक्वायरी लेवल तो बहुत हाई गया, मतलब कि इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। बट कैसा हुआ कि जब बच्चों को भेजने की बारी आई तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का थोड़ा सा हमें इशू हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट अरेंज करती हूँ तो मुझे यहाँ से एक बंदा भी होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग अपना कैब करके भेजिए और हम ट्रांसपोर्ट का पैसा कम कर देंगे, तो पेरेंट्स थोड़ा उसके लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर कैब करके भी भेजते हैं तो साथ में कोई गार्जियन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों का एज लिमिट होता है समर कैंप का 6 इयर्स टू 13 इयर्स तक के बच्चों का रहता है, तो वो भी सेफ नहीं था। तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा
जजमेंट थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ से एफर्ट लेके मैं गई, हमने बैनर्स वैनर्स लगाए थे, हमने लाइव वीडियोस रखा था, हमने फीडबैक रखा था, लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन वो समर कैंप के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ, स्पेशली फॉर मुंबई। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत चली गई। बट इसका एक दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि हरियाली फार्म्स करके कोई जगह है मुंबई में, क्योंकि मेरा एक्चुअली रीच मुंबई में थोड़ा कम है, मतलब, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मे बी बिकॉज क्योंकि मैंने पिछले साल समर कैंप के लिए मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ, तो शायद उसकी वजह से अब रीच थोड़ा सा वहाँ पे पहुंचा है और लोग अब आने लगे हैं मुंबई से। तो लोगों को पता चला, और उस वक्त तो रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर कर वही पेरेंट्स, कुछ लोग कहते, फिर आने के बाद बताते हैं आपसे हम मिले थे, आप हमारे अपने समर कैंप के बारे में बताने आई थी, तो वहां से हमें कुछ और तरीके से हुआ। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। आज नहीं तो फल, अगर आप कर्म करो फल की चिंता मत। जैसे लोग पूछते हैं कि सांप तो नहीं होंगे, अरे आप इस चीज को समझिए कि आप एग्रो टूरिज्म आ रहे हैं, खेती में आ रहे हैं, आजकल तो शहर में भी सांप नजर आता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, तो फार्म पे कैसे नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हम इस यहाँ पर सेफ्टी का हम दायरा मायने कर रखे हुए हैं कि हमारा जिस तरह का टेंट है उसके अंदर कोई भी क्रॉली इंसेक्ट अंदर नहीं घुस सकता है। जो सीमेंटेड एरिया हम लोगों ने रखा है, जहाँ पे वॉकिंग, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं आता है। वैसे भी हमारा फार्म मस्कीटो फ्री है, इंसेक्ट फ्री है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन मैं कभी ये नहीं कहूँगी नहीं 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 आपको कभी सांप नहीं दिखेगा। अरे हो सकता है दिख जाए, लेकिन आप जब खेत में आ रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटली तैयार करके रखिए। जैसे पावर कट हो सकता है, विलेज में, गांव में बसे हुए हैं, शहर से 55 किलोमीटर दूर हम गांव में एक बसे हुए हैं, हम एक जनरेटर रख सकते हैं, 2 जनरेटर रख सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पावर ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप लोगों को भेज नहीं सकते किसी वजह से, जैसे बारिश हुई, कहीं का पिलर गिर गया, कहीं का पोल गिर गया, कुछ हो गया, तो आप जनरेटर बैकअप रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही जनरेटर मशीन भी एक समय तक ही काम करता है। तो इन सब चीजों का पहले से लोगों को बताइए कि बारिश है, मौसम खराब हो सकता है, पानी आ सकता है, तो आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रखेंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में, है ना मैम? कहते हैं ना मैम, सॉरी किसके बारे में? मार्जिन्स, बिजनेस में मार्जिन्स के बारे में, है ना हाँ। मैम? कि हमने लगाया 10 रुपए और कमाया कितना रुपया, है ना मैम? तो वैसे आपके इस बिजनेस में मैम मार्जिन्स कितने परसेंट से होते हैं? सबको दे दा के अपने हाथ में कितना बचता है? कितना परसेंटेज वाइज? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस चीज को अभी तक मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया है कि कितना बचता है, कितना नहीं बचता है। मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपना खर्चा, अपने फार्म का खर्चा, अपने स्टाफ का खर्चा, अपने जानवर का खर्चा, और जिनको मुझे सीजनल मंथली जो हमको रिनोवेट करना होता है, क्योंकि फार्म है तो मेंटेनेंस में भी जाता है और नई चीजें भी बनानी होती हैं, इन सब चीजों को मैं बहुत बखूबी मैं इन सब चीजों को मैनेज कर पा रही हूँ आज अपने सिर्फ फार्म के इनकम से। पर ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछिए एज अ ऑनेस्ट आंसर, मैंने अभी तक इसका परसेंटेज पूरा ऐसा कुछ निकाला नहीं है कि कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, कितना परसेंट मेरे पास आ रहा है। बट हाँ, ये मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं अपना खर्चा बिल्कुल, अपने पूरे फार्म का खर्चा बहुत अच्छे से निकाल पाती हूँ। एक चीज और बोलना चाहूंगी, और ये क्योंकि शुरुआती दौर है, ये शुरुआती दौर है, मुझे अभी सिर्फ 3 साल ही कंप्लीट हुए हैं। किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में आप देखिए तो मिनिमम लोग कहते हैं 5 साल, 3 साल से 5 साल तो लगता ही लगता है। तो 3 साल मैंने कंप्लीट कर लिया है और 2 साल का समय है, तो मुझे लगता है कि और 2 इयर्स, अभी तो मैं सिर्फ अपना खर्चा निकाल पा रही हूँ, खर्चा निकाल के भी कुछ बचा भी ले रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ अगर मेरे पास बिजनेस नहीं आए तो मेरे पास इतना होना चाहिए कि मैं अपने स्टाफ की सैलरी दे सकूँ, इतना तो मेरे पास होना चाहिए, वो भी कर पा रही हूँ। बट बहुत मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 5 इयर्स आई विल हैव अ वेरी सस्टेनेबल और बहुत ही एक ऐसे स्टेज पे रहूंगी जहाँ पे खर्च भी कर रही हूँ और बहुत अच्छा बचा भी रही हूँ। इसका मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दिन भी आएगा। ओके, मतलब एक ही बार साल में एक बार आपका 3 लाख रुपए लग गया सीजन में, विंटर आने से पहले, और उसके बाद एक बार विंटर स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो फिर मेंटेनेंस में हल्का फुल्का ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता। हाँ, बहुत हल्का फुल्का रहता है, हाँ, बहुत हल्का। 2 एकड़ के फार्म में। यस मैम। देखिए, 2 टफेस्ट टाइम है, एक मैं आपको बताती हूँ, कम एक्सपीरियंस होने की वजह से होता है। जैसे शुरुआती दौर जब मैंने आपको बताया था
कि शुरुआत जब मैं की तो मैंने कोविड सेकंड फेज़ में मैंने स्टार्ट किया था और मेरे पास बहुत ज़्यादा फुटफॉल था। उस वक़्त लोगों को लग रहा था कि ऐसी छोटी-सी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग कम हैं और हमको बहुत ही पर्सनल अटेंशन मिले, साफ-सुथरा मिले, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ नहीं हो। तो वो लोगों का डिमांड था और उसी वक़्त हमने स्टार्ट किया था, तो लकीली वो एक समय मेरा बहुत अच्छा गया शुरुआती दौर। मतलब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इतना अच्छा शुरुआत होगा। मतलब जो चीज़ मैंने इतने अचानक से मैंने प्लान किया और शुरू किया, उसकी शुरुआत इतनी ज़बरदस्त होगी मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जैसे मानसून वगैरह खत्म हुआ, गणपति आया, तो जैसा आपको मैंने बताया कि गणपति के टाइम पर हमारा लो फेज़ चलता है, तो वो मुझे पता नहीं था। और उस वक़्त मतलब जब बिज़नेस नहीं आया और चूँकि मैं फ़ाइनेंशियली तैयार नहीं थी कि मैं मतलब तब स्टाफ मेरे पास कम थे डेफ़िनेटली, क्योंकि मुझे कुछ ही महीने हुए थे। बट फिर भी मैं मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो वो जो दौर था जब बिज़नेस नहीं आ रहा है और वो जो बेचैनी थी अपने आप में कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अब तक तो ठीक था, 15 दिन पहले तक तो ठीक था, अचानक से मैंने क्या गड़बड़ कर दिया कि क्यों नहीं आया? तो ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत खराब समय था वो। मतलब उस वक़्त मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसको शुरू करके। तो फिर मैं कुछ लोगों से मिली, समझी इस चीज़ को और उसके बाद मैं इस चीज़ को जान पाई और आज के डेट पे मैं पहले से तैयार रहती हूँ कि हाँ, गणपति आ रहा है, बिज़नेस कम होगा, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये समय है जब हम अपना पूरा समय खेती पर, मेंटेनेंस पे और अपने आप पे दे सकते हैं। हम अपने आप को कैसे बेटर करें, कैसे नया करें, कुछ अलग करें, उस चीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं। इस चीज़ को अब मैं ऐसे यूटिलाइज़ करती हूँ। दूसरा एक हम नदी के बिल्कुल बाजू में हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। विंटर में, समर में नदी एकदम लबालब भरी होती है, हम वहाँ पे फिशिंग कराते हैं, हम लोगों को रिवर क्रॉसिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन इस साल मतलब यहाँ पे थोड़ा फ्लड का इश्यू हुआ और काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया। तो फ्लड आने की वजह से पेड़-पौधों का नुकसान हुआ। वो मतलब मेरे लिए काफ़ी टफ था इस साल इस चीज़ को सँभाल पाना। तो लकीली सिर्फ़ पेड़-पौधों का ही नुकसान हुआ, ज़्यादा ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ। थोड़ी-सी जो गंदगी हुई सो हुई। बट हम थोड़ा-सा तैयार थे इस चीज़ के लिए, पर चूँकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा-सा मेरा फ्लड का इश्यू था, तो ये एक मेरा काफ़ी बड़ा चैलेंज है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चैलेंज जब आप मुझसे पूछ रहे, चैलेंज ही बताया जी, था जी, ना? जी, बिल्कुल मैम। चैलेंज ही पूछ रहे थे ना? हाँ, बहुत बार ऐसे कुछ गेस्ट को हम लोगों ने होस्ट किया है, जैसे कि वो देखकर आ गए, अब उन्होंने वेबसाइट नहीं चेक किया, कुछ भी नहीं चेक किया, वो बस वर्ड ऑफ माउथ सुनकर आ गए या फिर कहीं से उनको पता चला कि हरियाली फार्म बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह, आ गए। आने के बाद कहते हैं स्विमिंग पूल कहाँ है? अरे मैंने आपको कब कहा कि हमारे पास स्विमिंग पूल है? मैंने आपको, और सबसे पहली बात आपको यही नहीं पता है कि एग्रो टूरिज़्म होता है क्या है? आप स्विमिंग पूल की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे मिट्टी है, इस तरह की चीज़ों का आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये इस तरह के राइट लोग कभी-कभी जब ऐसे जो जहाँ पे मिसमैच लोग आ जाते हैं ना, तो उनको भी सँभालना बहुत मुश्किल काम है। अभी अभी जैसे मेरा ना लास्ट वीक का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जी मैम। ठीक है? लास्ट वीक से थोड़ी-सी जन्माष्टमी के टाइम से थोड़ी-सी बुकिंग कम हो गई थी। फिर भी मेरे पास एक डे टूर का ग्रुप था जिसमें करीबन 20 लेडीज़ थी और इंक्लूडिंग बच्चे, बहुत एन्जॉय किए जी। और एक कपल आ गई। अब ना ये लोग कैसे कपल थे, ये लोग अराउंड 50s में कपल थे, 50-60 में थे ये लोग, इनके बच्चे सारे बाहर थे, ये लोग आ गए। आने के बाद बोलते क्या है कि दिस प्लेस इज़ नॉट लुकिंग सो हैपनिंग, आई वांट टू गो बैक। मैंने कहा मैम आपने पैसे डाल दिए हैं, आपको तो पैसे तो पूरा देना ही होगा। इसके बाद आपको रुकना है, नहीं रुकना है, क्या प्रॉब्लम है? आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। आई विल गिव माय 100% एंड डोंट वरी, आई एम नॉट रनिंग अवे, आई एम स्टेइंग हियर। सो आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मैं हूँ उस चीज़ को सँभालने के लिए। मैं ओनर हूँ फार्म की, मैं केयर टेकर नहीं हूँ। ये चीज़ मैंने समझाने की उनको कोशिश की। तो एक तो वो देर से आए, 11 बजे का चेकिंग जो टाइम था वो उस वक़्त आते हैं 1:30 बजे, आने के बाद वो लंच किए। तो हमारा जो मॉर्निंग का जो टूर होता है वो आपने मिस कर दिया, ठीक है? उसके बाद शाम को कहते हैं नेक्स्ट अब दूसरी क्या एक्टिविटी है? अब जो एक्टिविटी है वो टाइम से ही होगी, आपके लिए हम अलग से एक बंदा नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे करते-करते वो बंदे को लगा कि नहीं, वी विल कम बैक, दिस प्लेस इज़ गुड, बट हम तब आएँगे जब हमारे पास ग्रुप होगा, हम अकेले नहीं आके रहना चाहते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अकेले आके रहने बहुत
खुश होते हैं कि चलो हमारे अलावा कोई यहाँ पे नहीं है, तो हमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि पूरा अटेंशन हमें मिल रहा है, पूरा फार्म मेरा है, हमको कोई देखने वाला नहीं है, हमको कोई टोकने वाला नहीं है, हमको कोई वो बोलने एज वाला ग्रुप नहीं क्या है। है मैम तो जिसके बारे ऐसे में भी अभी आप बात कर रहे हैं, वो एज ग्रुप? वो अराउंड 60 था, मतलब कि कपल थोड़े से मतलब 60 60 55 60 का एक कपल थे वो लोग, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ आए थे। तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कह रहे हैं कि हम खेत देखे हुए हैं, हम फार्मिंग देखे हुए हैं, हमको ये सब चीज़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और हम मुझे सब पता चला कि मुझे किसी मेरे पहचान के दोस्त ने बताया कि हरियाली फार्म जाइए, बहुत अच्छी जगह है। तो हम आ गए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आने के बाद मुझे नहीं मज़ा आ रहा है। और तो दूसरी चीज़ है कि एडवेंचर और पार्क दूसरा चले कोई नहीं है। जाओ। हाँ, एडवेंचर पार्क चले जाओ। और उसके बाद ना कभी-कभी लोग आके बोलते हैं कि और लोग नहीं हैं। मैंने आपको कब कमिट किया कि आपको कंपनी देने के लिए मैं 10 और लोगों को रखूँगी। बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि 2 ही फैमिली है या 1 ही फैमिली है, ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी कल मेरे पास एक फैमिली आने वाली है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। मैंने पहले से बताया है कि वी आर गोइंग हमारा लो फेज़ चल रहा है, अभी हमारे पास बुकिंग नहीं रहेगी, आप ही रहेंगे हमारे पास फार्म में। मैंने आपको कब बोला, कमिटमेंट दिया कि आपको एंटरटेन करने के लिए मैं यहाँ पे झुंड बना के रखूंगी? ऐसा तो मेरा कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं है। तो ये चीज एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि और लोग क्यों नहीं है। तो मैम क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपका जो इनकम का रास्ता कहाँ-कहाँ से आपका बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप एक एडमिशन फीस तो ले रही है आपके फार्म पे आने का, स्टे करने का, वो पैकेज में आ जाता है ना मैम? और इसके अलावा आप और कहाँ-कहाँ से अपने रेवेन्यू को और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऐड ऑन करने के लिए आप सोच रही हैं मैम आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि एग्रो टूरिज़्म है, यानी एग्रीकल्चर एंड टूरिज़्म है। तो अगर टूरिज़्म से तो मैं कमा ही रही हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ बचता है वो हो जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई कि वेजिटेबल्स ग्रो करके चाहूँ तो मैं अभी भी वेजिटेबल्स ग्रो करके मैं काफ़ी काफ़ी ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वेजिटेबल ग्रो कर ली उतना, तो मैं उतना सेल कर पाऊँगी। और उसकी तो ये एक चीज़ है जहाँ पे थोड़ा-सा मैं लैग बिहाइंड करती हूँ, क्योंकि एग्रो टूरिज़्म में एग्रीकल्चर से भी काफ़ी बिज़नेस आना चाहिए। और चूँकि मेरे पास जगह भी कम है, तो मतलब मुझे तो एक्चुअली अभी 5-6 एकड़ चाहिए ऑनेस्टली, ताकि मैं एक खेत में एक सिर्फ़ गेहूँ लगा दी, एक में मैंने सिर्फ़ गन्ना लगा दिया। मुझे तो अभी ये जगह बहुत कम लगता है फ़िलहाल। कम से कम 5 एकड़ तो मुझे लगता है कि मुझे और होना चाहिए, मतलब और 3 एकड़ मुझे खरीदना चाहिए इन फ्यूचर। तो उसका भी प्लान है आगे, कभी ना कभी तो कुछ सालों के बाद हो सकता है मैं उस डायरेक्शन में भी बढ़ूँ। तो एग्रीकल्चर से भी रेगुलर आपके पास इनकम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ, आप जो अपने फार्म प्रोड्यूस हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, आपके पास दूसरा एक ऐसा भी सिटी में स्टॉल होना चाहिए, आपके पास शॉप होना चाहिए, या फिर आपका रेगुलर सप्लाई होना चाहिए कि हाँ, हरियाली फार्म्स राइस आ रहा है, हरियाली फार्म्स गेहूँ आ रहा है, हरियाली फार्म्स का गुड़ आ रहा है। इस तरह से हरियाली फार्म्स के, जैसे मैं सनफ्लावर की खेती करती हूँ, मैं काफ़ी अच्छा सनफ्लावर खेती करती हूँ और काफ़ी हाई प्रोड्यूस मैं करती हूँ सनफ्लावर की, और उसके बीजों से मैं तेल निकालती हूँ। तो जिसको मैं बिक्री करती हूँ काफ़ी, पर उस बिक्री को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं निकाल के खरीद के अपने फार्म पे रखी हुई हूँ। जब गेस्ट आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ रेगुलर विज़िटर्स हैं जो लेकर जा रहे हैं, पर काफ़ी मेरे पास स्टॉक रहता है जिसको अगर फ़ास्ट मनी चाहिए, अगर वो फटाफट चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा मेरे पास। ठीक है एक मैम। चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, एक चीज़ और है जी हाँ। जो कि इनकम मुझे देता है यहाँ पर, वो है मेरी नर्सरी। तो मैंने एक छोटा-सा नर्सरी भी रखा हुआ है, क्योंकि जब लोग आते हैं, मेरे पास बहुत पेड़-पौधे हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ प्लांट लवर। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट्स का, तो मैं तरह-तरह के पेड़ लगाई हुई हूँ, तरह-तरह की चीज़ों को मैं यहाँ पर अलग-अलग वैरायटी के पेड़ रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरे फार्म टूर में भी हम उनको बहुत सारे पेड़ों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास ये पेड़ है, क्या हम खरीद सकते हैं? जैसे कि स्टीविया है, ओडोमॉस का प्लांट है, रोज़मेरी है, ये सब चीज़ जब लोग कपूर का प्लांट है, तेजपत्ते का प्लांट है, हर तरह के प्लांट्स मैं अपने फार्म पे रखी हुई हूँ। तो लोग कहते हैं हमें भी ये चाहिए। तो नर्सरी भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ। बहुत छोटा-सा ही सेटअप की हुई हूँ। बहुत क्योंकि मैं वही चीज़ों को बेचना पसंद करती हूँ, जो मैं अपने फार्म पे बना रही हूँ ऑर्गेनिक तरीके से, और उनको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं इस चीज़ में काम कर रही हूँ धीरे-धीरे,
और श्योर आगे चलकर काफ़ी अच्छा रूप लेगा वो भी। नर्सरी हो गया, फिर चावल जैसे हम 1000 केजी राइस हम निकालते हैं, तो लोग जब ये हमारे इंद्रायणी राइस खाते हैं उनको इतना अच्छा लगता है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें मिलेगा क्या, सेल के लिए है क्या आपके पास? तो हम उनको वो राइस भी बेचते हैं, सब्जियाँ भी जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको हम बेचते हैं, पर ये लिमिटेड है मेरे पास। अब जैसे कि मान लीजिए 50 लोग आपके पास हैं, तो 50 के 50 लोग तो आपसे चावल नहीं खरीद कर लेके जाएँगे, 50 में से हो सकता है 10 लोग, 15 लोग आपसे चावल खरीदेंगे, ठीक है? अगर मेरे पास एक ऐसा स्टोर होता जहाँ पर कि मेरा जहाँ पर पहुँच है, या फिर मेरा अगर किसी से पहचान होती, यहाँ पर कि मैं आपको इतना राइस में आपको मैं दे रही हूँ, मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे इंस्टेंट इनकम आ जाता। या फिर मैंने इतनी सब्जियाँ उगाई हैं, इतना मैं आपको दे रही हूँ, इतनी सब्जियाँ आपको मैं ऑर्गेनिक सब्जी, आप सोचिए मेरी सब्जियों की उपज इतनी अच्छी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स कहाँ मिलता है? आपको मैं ये नहीं, मैंने आपको ये दिया, इतना पैसा मुझे आपसे मिल गया। तो वो चीज़ मैं, और कैसा हो जाता है, जैसे कि अगर कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर मैं सब्जियाँ जाके किसी सोसाइटी में अगर स्टॉल लगा रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे! सब्जी बेचने लगी। तो मैं उस फ़ेज़ में, उस लेवल पे नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं किसी और थर्ड पासी पार्टी को दे दी हूँ, जहाँ मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे भी मुझे इंस्टेंट इनकम आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है फ़ाइनेंस, ठीक है? कहाँ-कहाँ से आप आमदनी ले सकते हैं। पता है हमें कि बहुत सारा ऑप्शंस है, लेकिन आपके पास पहली चीज़ तो क्या आपके पास उतना हिम्मत है? एग्रो टूरिज़्म बिज़नेस में ही आना मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था। बहुत दृढ़ निश्चय के साथ बहुत ही नई चीज़ में मैं कूदी थी, जिसका अंजाम क्या होगा मुझे पता नहीं था, बट विद गॉड ग्रेस और लोगों के गाइडेंस के साथ मैं आगे बढ़ पाई। पर अब आगे क्या? आगे और क्या करना है, कैसे करना है? तो फ़ाइनेंस और कहाँ-कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है? तो उसके लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है बहुत बार होता है कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन मतलब आप ले सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी वो चीज़ लेने के लिए भी आपके पास उतना फाइनेंस होना चाहिए, जो कि कभी-कभी आप लैग बिहाइंड करते हैं। तो जैसे कि ब्रांचेस खोलना है, अगर आप चाहें तो अगर मेरे और ब्रांचेस खुल जाते हैं, या फिर इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे पता है कि बहुत सारा स्कोप है, बट फिर भी अभी मैं आँखें बंद करके बैठी हुई हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल जो कर रही हूँ, मैं उसको कर रही हूँ। आगे देखते हैं, आगे इन चीज़ों को आगे 4-5 साल के बाद मैं उस चीज़ को कैसे कवर अप करने वाली हूँ। आजकल की दुनिया में एक सही इंसान का मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग कहते हैं कि जैसे जी, मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगा कि सोशल मीडिया हैंडल करना, जैसे आपको पता है अगर आप बिज़नेस में हैं, तो सोशल मीडिया इज़ नॉट अ हॉबी, इट्स योर वर्क। सोशल मीडिया में एक्टिव जी, होना इज़ नॉट एट ऑल अ हॉबी। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था, फार्म को सँभालना, फार्मिंग को सँभालना, बुकिंग लेना, पीपल मैनेजमेंट करना, और वो सब के बाद सोशल मीडिया पे भी रात को मैं 12-1 बजे तक आई विल यू विल कैन फाइंड मी ऑनलाइन मैनेजिंग मैनेजिंग ऑल माय थिंग्स। तो मुझे लगा कि चलो मैं किसी एजेंसी को दे देती हूँ। यू नो तो बहुत जी। बातचीत करने के बाद हमारी 10,000 या 12,000 में हमारी बातचीत हुई कि ठीक है, दे विल वर्क फॉर मी, बट यकीन मानिए दे डोंट वर्क। मुझे ऐसा लगा कि आप इतने पैसे मुझसे ले रहे हो, आपसे बेहतर काम तो मैं कर सकती हूँ, और मैं अभी तक कर ही रही थी। आप इतना बिल्कुल पैसा सही। लेने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ऑनेस्टली अगर सही इंसान का मिलना भी ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि आपको सही जी, डायरेक्शन में गाइड कर सके, और ऑनेस्टली मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रख कर ऑनेस्टी के साथ अगर आपके साथ वो भी कमाए, डेफ़िनिटली अगर कोई भी मेरे साथ जुड़ता है तो वो भी कमाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो चीज़ फ्री का आता है ना, उसका लोग वैल्यू भी नहीं करते जी हैं। मैम। तो आप कमाओ, लेकिन जी, ट्रांसपेरेंसी रख कर आप ऐसा सोचो कि मेरा भी ग्रोथ हो, तो मुझे उसमें से आपको देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अब ये एक स्टैग्नेंट पोज़ीशन पर आ गया है। अब इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा एक नेक्स्ट लेवल पे जाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। राइट मैम। और उसके लिए फिर आपने फिर क्या किया मैम? अभी मैं कुछ फ़िलहाल वर्क कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को फाइंड आउट कर रही हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डेफ़िनेटली टू रीच द राइट पीपल। तो अभी हम सोशल मीडिया पे ही काम कर रही हूँ मैं,
और आई थिंक कुछ एजेंसी वगैरह हायर करनी होगी, मतलब जो ट्रूली आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के कनेक्ट में आना होगा, या फिर जो कि इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जो 10 साल 12 साल जिनको हो गया है, उनसे समझ के थोड़ा-सा और इस चीज़ को आगे ले जाना पड़ेगा मुझे। बट मे बी न्यूज़पेपर्स एंड जो मीडिया है, जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, उन सब चीज़ों में अप्रोच करना एक सेकंड ऑप्शन है, जो कि अभी मैं इस पे वर्कआउट कर रही हूँ, फाइंड आउट कर रही हूँ, अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया इसका। तो जी। ये तो था जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड था। अब मैं आपको बताऊँगी एज़ अ पर्सन मुझे ये कैसे चेंज किया है। तो मैं काफ़ी साल विदेश में भी रहकर आई हूँ, जहाँ पर हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ़ जिए हैं, काफ़ी लैविश लाइफ़ जिए हैं। मेरे घर पे भी काफ़ी अच्छा सेटअप था। इनफैक्ट मायका में भी शादी के पहले मम्मी-पापा के साथ भी काफ़ी अच्छे सेटअप के साथ और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ़ जी हूँ। इनफैक्ट उन जैसे आम लड़कियों को अगर आप देखें, मतलब मैं अब खुद को आम से फ़िलहाल अब अलग करती हूँ। अगर आप लड़कियों को देखें तो घर पे अगर एक छिपकली दिख गई, एक कॉकरोच दिख गया, तो वो कूद जाएँगी, करेक्ट? और मैं भी जी, जी, हाँ, जी। मैं भी उनमें से ही थी। मतलब मेरे अंदर डर इतना था कि मैं कभी हॉरर मूवी नहीं देखती थी। मेरे अंदर डर इतना था कि मैं अगर एक कॉकरोच देख ली तो मैं पलंग के ऊपर चढ़ जाऊँगी, और अगर मेरा बस चले तो मैं छत से भी कूद जाऊँ। मेरा मतलब इस कदर का मेरा डर था जानवरों से, इंसेक्ट से, जानवरों से ख़ासकर इंसेक्ट से। लेकिन जब मैं फ़ार्म पर आई, तो जब तक मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली थी, तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था, मेरे हस्बैंड थे। उसके बाद जब वो चले गए और जब मेरे ऊपर सारा भार आ गया कि अब मुझे अकेले को ही सँभालना है, रात को कोई नहीं है यहाँ पर, और शुरू-शुरू के दिनों में, शुरुआती दिनों में फार्म हाउस है, म बारिश का समय था, तो आप समझ सकते हैं कितने तरह के इंसेक्ट्स आज आपको देखने को मिलेंगे। तो उस वक़्त मुझे ये समझ में आया कि अपने डर पे काबू करना कैसे होता है। या तो आप डरिए, आप डरेंगे भी तभी जब आपके पास दूसरा कोई बंदा है जिसके सामने आप डर अपना दिखा सकते हैं। अगर अपना आप डर नहीं दिखा सकते हैं, डर पे काबू पाइए और उसको फेस कीजिए। तो ये सिर्फ़ इंसेक्ट के साथ ही नहीं है, इस ये सीख मुझे लगता है ये हमारे डे टू डे लाइफ़ में हर एक जगह फ़ॉलो होता है कि किसी भी डर के आगे जीत है। जो कहते हैं, जो एक एडवर्टाइज़मेंट में आता है, डर के जी। आगे जीत है। इस चीज़ पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज मैं निडर इंसान हूँ, मैं निडर हर एक चीज़ को फ़ेस कर सकती हूँ, धड़ल्ले से लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। यहाँ तक कि अभी कुछ महीना पहले, आप यकीन नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आज का हमारा ये पॉडकास्ट कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और रियली आप इसके और भी टेक्निकल डिटेल में डिग डीप करना चाहते हैं, सीखना, समझना, जानना चाहते हैं उन बिजनेस ओनर से जो आपसे 1000 कदम ना सही लेकिन एटलीस्ट 10 कदम आगे हैं, जिनसे आप इमीडिएटली रिलेटेबल चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि जो आपसे 1000 कदम आगे है वो तो रिजॉर्ट बना के बैठा है ना? तो वो आपके काम का नहीं है। तो आपको अगर अपने से जो 10 कदम आगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे एग्रो टूरिज्म स्टार्टअप ओनर से सीखना, समझना, जानना है, उनके स्ट्रैटेजीज़, उनके एडवांस टेक्निक्स, इसके लिए आप हमारे पेड मंथली मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और मैं आपको मिलता हूं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वीडियो। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। जी मैम, हो गया ना, वो इन्फ्लुएंसर्स का चक्कर हो जाता है ना, गलत हाँ। ऑडियंस को लोग ला देते हैं और हुँ। फिर आ जाते हैं गलत लोग, फिर बेचारे परेशान भी हो जाते हैं, फिर हुँ। टेंशन होता है कि कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्वेरीज तो आ रही, कन्वर्ट रॉन्ग ऑडियंस है ना, हुँ। यंगस्टर्स लोग हैं। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर मैं एक्चुअली, एक अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी। बेसिकली प्रमोशन के लिए बहुत बार लोग तरह-तरह के इन्फ्लुएंसर्स को अपने पास बुलाते हैं और उनसे अपना वो प्रमोशन करवाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मतलब मैंने जहाँ तक अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो मोस्टली यंग क्राउड होता है, और उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, वो भी उनके एज ग्रुप के ही होते हैं। और बहुत बार उनके फॉलोवर्स तो होते हैं, लेकिन वो पेड फॉलोवर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर वाला जो प्रमोशन होता है, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी। सबसे मतलब बेस्ट जो प्रमोशन है, दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ, ऑर्गेनिक प्रमोशन। एक बंदा आया, उसको अच्छा लगा, वो जाके 10 लोगों को बताएगा।
फिर वो 10 लोग आए, जाके वो 20 लोगों को बताएँगे। तो यकीन मानिए थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन हमेशा मैं कह रही हूँ, बार-बार मैंने इसी बात को कहा है, धीरज सबसे बड़ा औज़ार है किसी भी बिज़नेस का। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो आप किसी भी बिज़नेस को रन नहीं कर सकते हैं। तो धीरज रखिए, लेकिन आपके पास लोग आएँगे और सही तरीके के लोग आएँगे, राइट लोग आएँगे। बस पहले ही जो एंट्री होनी चाहिए ना, वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही हो गई, तो उसके बाद आगे तो फिर हमेशा सही लोग ही मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम। इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस में आपके हिसाब से या आपके ऑब्जर्वेशन में, पिछले 3 साल के ऑब्जर्वेशन में, कौन जीतता है और कौन हारता है? किस टाइप के एग्रो टूरिज्म बिजनेस स्टार्टअप हारते हैं या जीतते हैं मैम? आपने क्या देखा अपने ऑब्जर्वेशन से? देखिए, थोड़ा तो ये किस्मत का भी खेल होता है कि कैसा होता है, कैसा आपका किस्मत आपका कितना साथ दे रही है, आपका लोकेशन कैसा है। जैसे कि एग्रो टूरिज़्म के लिए, चाहे किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे कि सिर्फ़ आपकी जगह ही नहीं मायने रखती है, कैसी जगह है, कौन-सी जगह है, उसका रोड कितना एक्सेसिबल है। सपोज़ आपका टूरिस्ट लोकेशन है, पर अगर रोड बहुत खराब है, बारिश में एकदम गड्ढे बन जा रहे हैं, नाले बन जा रहे हैं, तो लोग नहीं आ पाएँगे, ठीक है? जैसे हमारा जो एग्रो टूरिज़्म है, बी अ वुमन फ्रॉम अ वुमन फॉर अ वुमन है। जैसे मैं एज़ अ वुमन मैं ओनर हूँ, और मैं औरतों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हूँ कि आप बहुत ही एक सेफ सिक्योर जगह पर आकर आप एन्जॉय कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ औरतों का झुंड बहुत आता है, बिकॉज़ इट इज़ एक वुमेन के द्वारा लीड किया हुआ है। तो अब औरतें, ज़रूरी नहीं है कि हर औरतें ड्राइव कर सकती हैं, या फिर बहुत सारी औरतें बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं भी होती हैं। तो वैसे में अगर आपके पास रोड अच्छा नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत पहाड़ों पे चढ़कर आना है, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, जैसा मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, एग्रो टूरिज़्म में बहुत साधारण सी चीज़ें रखिए, सिंपल चीज़ें रखिए, ऑनेस्ट चीज़ें रखिए। ट्रांसपेरेंसी रखिए कि आप जो उनको सर्व करने वाले हैं, आप जो उनको दिखाने वाले हैं, वही उनको बताइए भी, ताकि एक्सपेक्टेशन लेवल भी सेट हो जाए लोगों का। इसके अलावा, जैसे कि मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागती हूँ। स्विमिंग पूल हो गया, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्विमिंग पूल अगर आप रख लेती तो काफ़ी अच्छा होता। पर जब मेरे पास भगवान का दिया हुआ नेचुरल रिवर है, तो फिर स्विमिंग पूल की ज़रूरत ही क्यों है? आपको क्लोरीन वाटर में जाने की ज़रूरत ही क्या है, जब आप नदी का आनंद उठा सकते हैं तो। तो इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चलता है। ये पॉडकास्ट देखने के बाद सबसे पहले तो मैं कहूँगी, उन लोगों से आप पर्सनली मिलिए, बात करिए। इंटरव्यू में हमारे पास लिमिटेड समय है, हम लिमिटेड चीज़ें ही बता सकते हैं। उनसे मिल के उनकी जर्नी को और डीपली समझने की कोशिश करिए। आप देखिए कि उसमें और क्या है, कैसे वो आपको मदद कर सकते हैं, कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा, जैसे बार-बार जिन चीज़ों पे फ़ोकस किया जा रहा है, ज़मीन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करिए। अगर आपके पास नहीं है, तो उन सब चीज़ों को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बार-बार मैं कहूँगी, ट्रांसपेरेंट रहिए। मतलब अपने आप को, जो आपके पास है वही बताइए। ऐसी लोगों को लाने के लिए आपने कुछ और बता दिया और कुछ और निकला, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे अपने ऊपर वर्क करिए, और एक कम्युनिटी बनाइए। सबसे बड़ी बात, एक कम्युनिटी बनाइए इन ऐसे लोगों के साथ, जहाँ पर आप मिलकर अपने प्रॉब्लम्स को और शेयर कर सकते हैं, और डीपली हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। हो सकता है आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिले, और जब मैं आपसे मिलूँ तो मुझे भी दूसरे लोगों से सीखने को, समझने को मिले। तो इस तरह की कम्युनिटी का होना, एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट के बाद तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप प्लांट एंथुसियास्टिक हैं, पेड़-पौधों के शौकीन हैं, और उनसे आपको लगाव है, और आपने अपनी शुरुआत की है एक छोटे से गमले से, घर के खिड़की में अगर आपने एक गमला रखा है, खिड़की से निकल कर आपने बालकनी में थोड़ा-सा अपने पैर फैलाए, बालकनी से आपने थोड़ा-सा अपने छत पे किया, छत से आपने लॉन पे किया, और उसके बाद अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, कुछ एक नई उड़ान लेना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह अपने आप को एक मौका दीजिए, और आप एक इस तरह की शुरुआत कीजिए, हरियाली फार्म्स की तरह एक शुरुआत कीजिए, फार्मिंग से शुरुआत कीजिए। एक ऐसी शुरुआत जिसमें कि आपकी पैशन भी फ़ॉलो हो, आप अपना मन पसंदीदा काम भी करें, और साथ ही वो आपको सस्टेनेबल भी रहे, और आपको एक तरह का इनकम भी दे, जिससे कि आप आगे बढ़ने का आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिले।
तो इस तरह की जर्नी को करीब से समझने के लिए, जानने के लिए हरियाली फार्म्स आइए, मेरी जर्नी को समझिए। हरियाली फार्म्स में पेड सर्विस लीजिए, पेड वेकेशन पर आप आइए, हमारी मेरी जर्नी को और क्लोज से समझिए और बारीकी से समझिए। जानिए कि हम कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे इस चीज़ को शुरुआत किए हैं, और आपके पास भी वो मौका है जब आप एक बालकनी से निकलकर आप फार्म तक का सफ़र ले सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। तो इस चीज़ को और जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे नंबर पर 9699325562, और हमारा वेबसाइट है www.hariyalifarms.com। गार्डनिंग से निकलकर अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ आइए, 2-4 दिन का समय निकालिए, 2-4 दिन से लेकर हफ्ते भर तक आप समय निकालिए, पेड बुकिंग कीजिए, आइए, जानिए, समझिए। ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही नेचर के करीब है। हम इंद्रायणी रिवर, जो कि फार्म से जस्ट सटा हुआ है, रिवर के बगल में हम बसे हुए हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं, वादियों के बीच आकर रहिए, झरने का स्वच्छ पानी देखिए, पीजिए, नदी में नहाइए, पहाड़ों पे चढ़िए, अपने आप को फिर से ढूंढिए, और साथ ही साथ गार्डनिंग से लेकर नई गार्डनिंग से आगे निकलकर फार्मिंग की एक नई शुरुआत कीजिए। और आइए, आके रहिए। आपको इसका वादा करती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होगा, आपका विज़िट वेस्ट नहीं होगा। आपको बहुत कुछ, बहुत ही डिटेल्स में हमसे जानने, सीखने का, समझने का आपको मौका मिलेगा। और ये वो जगह है जहाँ पर हम आपको अपने केयर टेकर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। मैं अमृता भारती पर्सनली यहाँ पे रहती हूँ, आप सब लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, संभालने के लिए, और साथ में वही खिलाती हूँ जो हम फार्म से उगाते हैं और जो हम रोज़ खुद खाते हैं। मैं इस बात का वादा करती हूँ कि अगर आप हमारे फार्म पर आकर आप 10 दिन भी हमारे फार्म का खाना खाते हैं, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको अनपच नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इस बात का मैं वादा करती हूँ। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारा यूएसपी। फार्म टू टेबल हम रखते हैं, जो उगाते हैं वही खिलाते हैं, और आपको मौका देंगे कि जो उगा है उसको तोड़ के लाइए, अपनी मन पसंदीदा सब्जी तोड़ के लाइए, वो हम आपको बना कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको बिजनेस का हुनर भी सिखाएंगे एग्रो टूरिज्म के थ्रू। पहले फैलाना सीखें, फिर फड़फड़ाना सीखें, आज उड़ना सीख रहे हैं। हमारे साथ आप भी आइए, एक नई उड़ान भरिए। प्रिंसिपल यही है कि ऑनेस्ट रहिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। जैसे आज मुझसे मतलब किसी ने बोला कि हम डे टूर के लिए आना चाहते हैं आज। मैंने कहा देखिए, गणपति का टाइम है, हमारे पास बुकिंग है नहीं, हम डे टूर के लिए 900 रुपया एक आदमी का होता है, 3 लोगों के लिए हम आपको नहीं होस्ट करेंगे। अगर आपको नाइट स्टे के लिए आना है तो आप आइए, हम डे टूर पे नहीं रखेंगे। उसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे मैम, आप कितना ऑनेस्टली आपने अपनी बात बता दी। हम बोले कि गोल-गोल रखने वाली बात ही नहीं है, ऑनेस्टी है मेरी तरफ से। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप कुछ भी करिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, आपको हमेशा आप जीतिएगा। मैं बाय द वे मैं बताना चाहूँगा, यू आर वेरी रियल पर्सन, और थैंक आपने यू। बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है और इनफैक्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और जो इन्फॉर्मेशन से हमें समझ में भी आता है मैम, कि आप लोगों ने मतलब जो प्रैक्टिकल ज़मीनी हकीकत के एक्सपीरियंस को यहाँ पे साझा किया है, जो मुझे लगता है आज के हमारे जो पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके ज़रिए मिल पाएगा मैम। थैंक यू सो जी, मच। तो आज के ऐसे मैं तो पॉडकास्टिंग बहुत में आने फंबल के लिए की मैम हूँ मैं तो बहुत फंबल की हूँ। मुझे अब तो लगा कि बहुत ही बकवास हुआ है, बट आप बोल रहे हैं तो आई टेक दैट एप्रिसिएशन। थैंक जी, यू सो मच। बट इसके पीछे आपका भी जी, बहुत जी। बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा हाथ था। आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। सो थैंक्स टू यू जी, टू।